जब मैं मुश्किलों से डरा तो मरा तो नहीं मगर जी भी ना सका। ये शब्द सिर्फ किसी शायर की कल्पना नहीं है, ये उस घुटन का एहसास है जो हम में से न जाने कितने लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी महसूस की है। अगर आपने कभी सुबह उठते ही ये सोचा है कि आज फिर वही रट्टा, वही काम, वही बॉस, वही ताना, कब तक चलेगा ये सब, तो यकीन मानिए ये कहानी सिर्फ आपके लिए नहीं, ये हम सब की कहानी है। ये कहानी है उस चिंगारी की जो बुझने के कगार पर थी, लेकिन जिसने राख से उठकर आग बनना सीखा। क्यों? क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे आम आदमी की जो हम जैसा ही था, जिसने 27 बार नहीं बल्कि 27 से भी ज्यादा बार जमीन पर मुंह के बल गिरा, लेकिन हर बार उसने उठना सीखा। और 28वीं बार नहीं बल्कि हर बार उठकर उसने एक नया इतिहास रच दिया। नाम यशवंत, उम्र 28। जब ये कहानी शुरू हुई तो उसका बैंक बैलेंस एक समय -372 रुपए। आज उसके कंपनी का वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपए। 20 सेकंड हो गए, टाइटल सुन लिया। अब दिल पकड़कर बैठिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सबक है, एक प्रेरणा है। हमारी ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के उस टूटे हुए बेंच से, जहां बैठकर यशवंत ने पहली बार अपने सपनों को बिखरते देखा था। मैं नहीं कहूंगा हेलो फ्रेंड्स, क्योंकि दोस्त वही होते हैं जो गिरने पर हाथ बढ़ाएं, जो आपकी तकलीफ को बिना कहे समझ जाएं। मैं सीधे आपका दर्द समझता हूं। पढ़ाई में वो बैकलॉग जो कभी खत्म ही नहीं होता, नौकरी में वो लगातार रिजेक्शन जो आत्मविश्वास को चूर चूर कर देता है, रिश्तों में वो धोखा जो दिल पर घाव छोड़ जाता है, और सोशल मीडिया पर वो सब कूल है का दिखावा जो अंदर ही अंदर हमें खोखला कर देता है। ये सब दर्द मैंने भी महसूस किए हैं, और शायद आपने भी। आज की कहानी में कोई फिल्मी हीरो नहीं है जो उड़कर आएगा और सब ठीक कर देगा। कोई नेपोटिज्म नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं, सिर्फ एक लड़का, उसका पिता और एक साइकिल की तर्ज पर चलती जिंदगी। एक साइकिल जिसके पैडल कभी कभी बहुत भारी हो जाते हैं, चेन अक्सर उतर जाती है और ब्रेक तो जैसे होते ही नहीं। सवाल ये नहीं है कि वो कितनी बार गिरा, सवाल तो ये है कि हर बार जमीन पर गिरने के बाद उसने उठकर क्या सीखा, उसने उस दर्द को कैसे अपनी ताकत बनाया। रेडी? तो चलिए चलते हैं समय में थोड़ा पीछे, ठीक उस स्टार्टिंग पॉइंट पर। साल 2012, महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव जहां बिजली गुल रहती थी 18 घंटे। सोचिए, 18 घंटे अंधेरे में, जब उम्मीदें भी अंधेरे में खोने लगती हैं। यशवंत वो लड़का था जिसने 10वीं में पूरे जिले में टॉप किया था। उसका नाम हर घर में था, हर जुबान पर था। गांव वालों ने उसे देखकर बड़े बड़े सपने बुने थे। इसे तो IIT ही बनना है, ये हमारे गांव का नाम रोशन करेगा। उसके कंधों पर पूरे गांव की उम्मीदों का बोझ था, और उसके मन में एक अटूट विश्वास कि वो कर सकता है। वो रात दिन पढ़ता था, नोट्स बनाता था, और हर सवाल का जवाब उसकी जुबान पर होता था। फिर आया 11वीं का पहला यूनिट टेस्ट। विज्ञान और गणित में उसका दिमाग चलता था, लेकिन उस टेस्ट में, खासकर मैथ्स में, उसके आए सिर्फ 3 अंक। जी हाँ, सिर्फ 3। ये उसके लिए सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उसके पूरे आत्मविश्वास पर एक करारा वार था। टीचर ने उसकी कॉपी क्लास में फेंकी और व्यंग्य से कहा, गांव का बच्चा इंजीनियर बनेगा, पहले गणित सीख ले। वो शब्द तीर की तरह उसके दिल में चुभ गए। उस दिन पहली बार वो क्लास से बाहर निकला, मुंह छिपाकर रोया। उसका गुरूर, उसका आत्मविश्वास सब टूटकर बिखर गया था। घर आकर पापा ने उसकी उदासी देखी और पूछा, क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? यशवंत ने रोते हुए कहा, पापा मैं चूक गया, मुझसे नहीं हो पाएगा। पापा ने उसे कुछ नहीं कहा, बस घर के कोने में पड़ी एक पुरानी जंग लगी लकड़ी की साइकिल दिखाई, जिसका पैडल टूटा हुआ था और चेन उखड़ी हुई थी। उन्होंने यशवंत से कहा, इसे चलाकर दिखा। यशवंत ने उस साइकिल को देखा और निराशा से कहा, ये तो गिर जाएगी पापा, ये चल ही नहीं सकती। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो गिर, फिर संभाल। गिरना तभी सीखेगा जब उठेगा। जब तक तू गिरेगा नहीं, तब तक तुझे उठने की असली ताकत का पता नहीं चलेगा। ये सिर्फ एक साइकिल नहीं थी, ये जीवन का पहला सबसे बड़ा सबक था। अगले 2 साल यशवंत ने वही टूटी हुई साइकिल चलाई। हर गिरावट के साथ उसके घुटनों और कोहनियों पर ग्रेज बढ़ते गए, लेकिन उसके मन में एक नई सीख घर करती गई। उसने समझा कि गिरना कोई हार नहीं है, हार तो तब है जब इंसान उठना छोड़ दे। 12वीं में उसके 89% आए,
जो शायद किसी आईआईटी की कहानी नहीं थी, लेकिन उसके लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी। उसने सिर्फ नंबर नहीं पाए थे, उसने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीखा था। गिरना कोई हार नहीं, हार तब है जब उठना छोड़ दूं। उसने अपनी असफलताओं को अपनी ताकत बनाना सीख लिया था। 12वीं के बाद आईआईटी का भूत फिर सवार हुआ। एक बड़े कोचिंग संस्थान वाले ने बड़े बड़े सपने दिखाए। 2 लाख रुपए दो, रैंक अंडर 500 की गारंटी। पिता ने अपने बेटे के सपनों के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन गिरवी रखी। एक किसान के लिए अपनी जमीन बेचना या गिरवी रखना अपनी आत्मा बेचने जैसा होता है। यशवंत ने दिन रात एक कर दिए, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो 50,000 प्लस रैंक पर था। इंस्टीट्यूट वाला तो जैसे हवा हो गया, उसके पैसे डूब गए। गांव वाले पहले उम्मीद करते थे, अब हंसने लगे। पढ़ाकू निकम्मा निकला। ये ताने, ये हंसी उसके कानों में जहर घोल रही थी। उसे लगा जैसे उसने सिर्फ अपने पैसे नहीं, अपने पिता का विश्वास और पूरे गांव की उम्मीदें डुबो दी हैं। घर में उदासी का माहौल था और यशवंत को लगा कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन उस टूटी साइकिल की सीख उसके मन में अभी भी जिंदा थी। उसने हार नहीं मानी। उसने घर का एकमात्र पंखा बेचा, सिर्फ 1200 रुपए में, और उन पैसों से पुणे की एक लो ग्रेड कॉलेज में दाखिला लिया, मैकेनिकल ब्रांच में। रहने के लिए हॉस्टल में 12 लड़कों का कमरा था। वहां भी फर्श पर सोने की जगह नहीं मिलती थी। हर तरफ गंदगी, शोर और अनिश्चितता का माहौल। पहले सेमेस्टर में 3 मेन विषयों में केटी यानी कीप टर्म आ गई। दोस्त कहते, तू तो 2 ग्रेडर है, तुझे प्लेसमेंट में कौन लेगा? ये शब्द उसके आत्मविश्वास को फिर से चोट पहुंचा रहे थे। लेकिन इस बार उसने रोना नहीं सीखा था, उसने लड़ना सीखा था। उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना और ठान लिया कि वो इन्हें अपनी ताकत बनाएगा। उसने रात रात भर कॉलेज की वर्कशॉप में लेथ मशीन चलाई। उसे मशीन की आवाज, तेल की गंध और लोहे को गढ़ने की प्रक्रिया में एक अजीब सा सुकून मिलता था। ये वो जगह थी जहां वो अपनी असफलताओं को भूलकर कुछ नया सीखता था, कुछ नया बनाता था। सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप के लिए 32 कंपनियों से रिजेक्शन मिला। हर रिजेक्शन के साथ एक नया घाव लगता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। 33वीं कंपनी एक जुगाड़ सा स्टार्टअप थी जो सिर्फ 3,000 रुपए स्टाइपेंड दे रही थी। उसने उसे तुरंत पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी साइकिल वाली सीख याद रखी थी, जब तक पैडल मूव है, बैलेंस बना रहेगा। उसने समझा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस पैडल चलते रहने चाहिए, गति बनी रहनी चाहिए। ये उसकी दूसरी सबसे बड़ी सीख थी, जिसने उसे हर मुश्किल में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तीसरा साल था और यशवंत की जिंदगी में एक और बड़ा तूफान आ गया। उसकी मां को कैंसर हो गया। यह खबर सुनते ही यशवंत के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिता पहले से ही कर्जे में डूबे थे और अब मां के इलाज का भारी भरकम खर्च। यशवंत को लगा कि अब उसके लिए पढ़ाई लिखाई सब बेमानी है। उसने कॉलेज छोड़ने का मन बना लिया ताकि वो कोई काम करके परिवार का सहारा बन सके। वो रजिस्ट्रार ऑफिस में गया, फॉर्म लिया और उसे भरने ही वाला था कि तभी उसे मां का ख्याल आया। वो सीधा मां के हॉस्पिटल वार्ड में गया, जहां मां कमजोरी से लेटी हुई थी। मां ने बिना आंख खोले बस अपनी धीमी आवाज में कहा, बेटा, मेरी दवाई का पैसा तू पढ़ाई से ही कमाएगा, तू अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। मां के इन शब्दों ने यशवंत को अंदर तक झकझोर दिया। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह उसकी मां का विश्वास था, उसकी उम्मीद थी। उसने तुरंत वो फॉर्म फाड़ दिया। उस पल उसने तय कर लिया कि वो हार नहीं मानेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रात में वो वर्कशॉप में काम करता, दिन में छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता। थकान से उसका शरीर टूट जाता था, लेकिन मां के शब्द उसे हर पल हिम्मत देते थे। उसने अपने कॉलेज की पढ़ाई और काम के बीच एक अद्भुत संतुलन बना लिया। फाइनल ईयर आया और कैंपस प्लेसमेंट में उसे एक अच्छी कंपनी से 2.4 लाख के पैकेज का ऑफर मिला। यह उसके लिए एक बड़ी जीत थी, एक उम्मीद की किरण। लेकिन जिस स्टार्टअप में वो इंटर्नशिप कर रहा था, उसके मालिक ने उसे कोर डिपार्टमेंट में काम करने का ऑफर दिया, ये कहते हुए कि उसका काम बहुत बढ़िया है। लेकिन एक शर्त थी, उसे डिग्री चाहिए थी। रिजल्ट आया और एक पेपर री एग्जाम में वो फेल हो गया। उसकी डिग्री रुक गई। कंपनी ने उसका ऑफर वापस ले लिया। एक बार फिर सब कुछ बिखर गया। गांव वाले फिर कहने लगे, बंटा धार हो गया इसका तो।
लेकिन इस बार यशवंत का हौसला नहीं टूटा। उसने सोचा अगर डिग्री नहीं तो स्किल बेचूंगा। उसने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की समझ और वर्कशॉप में सीखी हुई कला का इस्तेमाल किया। उसने फ्रीलांस कैड डिजाइन का काम शुरू किया। शुरुआत में एक प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 100 रुपए मिलते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे 100 से 500, 500 से 1000 रुपए। उसकी मेहनत और लगन रंग लाई। एक दिन एक यूएस क्लाइंट ने उसे ईमेल किया, योर ब्रैकेट डिजाइन सेव्ड अस 18% स्टील। ये सिर्फ एक ईमेल नहीं था, ये उसकी कला, उसकी मेहनत की पहचान थी। ये वो पल था जब उसने समझा कि असली वैल्यू डिग्री में नहीं, स्किल में होती है। उसने एक नया मंत्र सीखा, कीप फेलिंग फॉरवर्ड, यानी गिरो लेकिन हर बार कुछ नया सीखकर आगे बढ़ो। ये उसकी तीसरी बड़ी सीख थी जिसने उसे अपने रास्ते पर और भी मजबूती से चलना सिखाया। साल 2019। यशवंत ने अपने अब तक के अनुभवों और अपनी इंजीनियरिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए एक शानदार फूड प्रोसेसिंग मशीन बनाई। ये मशीन छोटी थी, ग्रामीण परिवेश के लिए उपयुक्त थी और सबसे महत्वपूर्ण किफायती। उसका प्रोटोटाइप तैयार था और उसे पूरा विश्वास था कि ये मशीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांति ला सकती है। लेकिन प्रोटोटाइप बनाना एक बात है और उसे बाजार तक पहुंचाना दूसरी। उसे फंडिंग की जरूरत थी। उसने 12 इन्वेस्टर मीटिंग्स की। हर मीटिंग में वो अपनी मशीन का डेमो देता, उसके फायदे बताता, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। 11 इन्वेस्टर ने कहा, मेक इट सेक्सी यशवंत, लोग ऐसी साधारण चीज में पैसा नहीं लगाते। एक ने तो यहां तक कह दिया, टेस्ला नहीं बना रहे भाई, ये मशीन कौन खरीदेगा। किसी ने भी उसके विजन को समझा नहीं, किसी ने फंडिंग नहीं दी। बैंक ने उसे 372 रुपए का ओवरड्राफ्ट भेजा। उसका अकाउंट माइनस में चला गया था। यह सिर्फ एक नंबर नहीं था, यह उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेरने जैसा था। दिवाली का दिन था, दुकानें बंद थीं, उसका मोबाइल स्विच ऑफ था क्योंकि उसमें बैलेंस नहीं था। उसकी जेब में सिर्फ 7 रुपए बचे थे। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया। वो पूरी तरह से टूट चुका था। ठीक उसी शाम वो अपने पिता द्वारा दी गई उसी पुरानी साइकिल के पास बैठा। चेन अभी भी टूटी हुई थी। उसने फिर से पैडल किया, चेन स्लिप हुई और वो गिर गया, ठीक उसी तरह जैसे वो बचपन में गिरता था। लेकिन इस बार जमीन पर पड़े पड़े उसने चेन को ध्यान से देखा। उसने महसूस किया कि चेन की लंबाई तो परफेक्ट है, बस उसकी अलाइनमेंट गलत है। उसने उसे ठीक किया और साइकिल चल पड़ी। ये उसके लिए एक लाइट बल्ब मोमेंट था। उसे तुरंत समझ आ गया कि मेरी मशीन सही है, मेरा प्रोटोटाइप सही है, मेरा विजन सही है, लेकिन मेरी पिच गलत है। वो इन्वेस्टर को वो नहीं बता पा रहा था जो उन्हें सुनना था। वो मशीन की उपयोगिता तो समझा रहा था, लेकिन उसका व्यावसायिक मूल्य नहीं। अगले हफ्ते उसने एक गांव के मेले में अपनी मशीन का लाइव डेमो दिया। किसानों ने उसकी मशीन को देखा, समझा और उसकी उपयोगिता को तुरंत पहचान लिया। वहां किसानों की भीड़ लग गई। उस एक दिन में उसने 8 यूनिट कैश डाउन बेचे, 80,000 रुपए का टर्नओवर। ये एक बड़ी जीत थी। 3 महीने के भीतर उसकी कंपनी ब्रेक इवन पर आ गई। ये उसकी चौथी बड़ी सीख थी। समस्या बाहर नहीं, अक्सर हमारे अंदर होती है। हमें बस सही अलाइनमेंट की जरूरत होती है। साल 2020 दुनिया ठहर सी गई। कोविड-19 का लॉकडाउन लगा। यशवंत का बिजनेस अभी अभी पटरी पर आना शुरू ही हुआ था कि ये नई मुसीबत आ गई। रॉ मटेरियल 400 किलोमीटर दूर फंसा हुआ था, फैक्ट्री तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। ऑर्डर्स पेंडिंग थे और कामगार अपने अपने घरों को लौट गए थे। फैक्ट्री में सन्नाटा पसरा हुआ था। बैंक ने उसका ओवरड्राफ्ट यानी कि ओडी वापस बुला लिया। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। एक रात सप्लायर का फोन आया, ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक है, स्टील नहीं मिलेगा। उस रात महीनों बाद यशवंत फूट फूट कर रोया। उसे लगा कि प्रकृति भी उसके खिलाफ है। लेकिन फिर उसे अपनी साइकिल की सीख याद आई, बैलेंस इज इन मोशन, नॉट स्टैंडिंग स्टिल। उसे समझ आया कि इस अनिश्चितता में भी उसे गति बनाए रखनी होगी, कुछ न कुछ करना होगा। उसने हिम्मत जुटाई। उसने अपने कॉलेज के बैचमेट्स को फोन किया और उनसे मदद मांगी। सबने मिलकर लोकल जुगाड़ शुरू किया। पुरानी साइकिल के स्क्रैप फ्रेम, ट्रैक्टर के पार्ट्स, जो कुछ भी मिल सकता था उसे इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी मशीन को फिर से डिजाइन किया जिसमें लोकल मटेरियल का इस्तेमाल हो सके। इस नए डिजाइन से मशीन 30% सस्ती और 40% तेज बनी। ये एक अद्भुत इनोवेशन था जो संकट के समय में पैदा हुआ। उसने सरकारी सब्सिडी के लिए आवेदन किया,
2 बार रिजेक्ट हुआ। तीसरी बार एक आईएएस अधिकारी ने उसकी मशीन का वीडियो ट्विटर पर पोस्ट कर दिया और एमएसएमई मंत्री को टैग कर दिया। मंत्री ने उस वीडियो को देखा और यशवंत के काम की सराहना की। तुरंत 25 लाख रुपए की सब्सिडी अप्रूव हो गई। उसने बैंक का कर्ज चुकाया और अपनी प्रोडक्शन क्षमता को 5 गुना बढ़ा दिया। ये उसकी 5वीं गिरावट थी जिसने उसे सिखाया कि संकट में भी अवसर छिपे होते हैं, बस नजरें खुली रखनी चाहिए और गति बनाए रखनी चाहिए। साल 2021 कंपनी तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक नई समस्या पनप रही थी। को-फाउंडर्स के बीच टकराव शुरू हो गया। इक्विटी वॉर ने दोस्ती और भरोसे की नींव हिला दी। 2 सबसे महत्वपूर्ण इंजीनियर जो कंपनी की रीढ़ थे, उन्हें एक प्रतिद्वंदी कंपनी ने ऊंचे पैकेज का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। सेल्स हेड ने आकर कहा, यशवंत, मेरा यहां कोई विजन नहीं दिख रहा, मैं जा रहा हूं। यह सब सुनकर यशवंत अंदर से टूट गया। उसे लगा कि उसने जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही उसे छोड़कर जा रहे हैं। एक रात वो फैक्ट्री में अकेला बैठा था। लाइट्स टिमटिमा रही थी, हर तरफ सन्नाटा था और उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई है। उसने अपने इस्तीफे का मेल लिखा, लेकिन भेजने से पहले उसे डिलीट कर दिया। वो जानता था कि हार मानना कोई विकल्प नहीं है। वो छत पर गया, अंधेरे में खुद से बात की। उसने खुद से कहा कि अगर मैं कूद जाता हूं तो एक दिन की हेडलाइन बनूंगा, अगर मैं यहां रुकता हूं तो दशकों तक हेडलाइन बनूंगा। ये शब्द उसके अंदर एक नई ताकत जगा गए। उसने तय किया कि वो हार नहीं मानेगा। अगली सुबह उसने अपने कॉलेज के जूनियरों को फोन किया। उन्हें सिर्फ 15,000 रुपए स्टाइपेंड का ऑफर दिया। कोई इक्विटी का वादा नहीं किया, लेकिन उसने उन्हें अपना विजन बताया, अपनी लगन दिखाई। 60 दिनों के भीतर उन्होंने मिलकर एक नया फर्मवेयर तैयार कर दिया, आईओटी इंटीग्रेशन के साथ। ये एक गेम चेंजर था। केरल स्पाइसेस बोर्ड से 200 मशीनों का ऑर्डर मिला। उस तिमाही में कंपनी फिर से ब्रेक इवन पर आ गई। कंपनी का वैल्यूएशन 100 करोड़ को छू गया। मीडिया ने उसे जुगाड़ से जुगनू तक कहकर संबोधित किया। ये उसकी 6ठी गिरावट थी, जिसने उसे सिखाया कि सबसे बड़े संकट में भी आत्मविश्वास और सही टीम के साथ आप राख से उठकर फिर से चमक सकते हैं। अगर अब तक आपकी धड़कन बढ़ी है, अगर आपको लग रहा है कि ये कहानी सिर्फ यशवंत की नहीं, आपकी भी है, तो यकीन मानिए ये कहानी अभी आधी ही हुई है। अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। अगर आपको इस कहानी में अपनी झलक दिख रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि कोई ना कोई आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इसे ढूंढ रहा होगा। कोई ऐसा जिसे गिरने का डर सता रहा है, कोई ऐसा जो अकेला महसूस कर रहा है। कमेंट में लिखिए उठना, ताकि YouTube का एल्गोरिथम भी जान जाए कि मोटिवेशन का कंटेंट, प्रेरणा की कहानियां भारत में सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। साल 2022 कंपनी अब भारत के बाहर भी अपने पंख फैला रही थी। यूरोप से एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला, एक बड़ी उपलब्धि। यशवंत और उसकी टीम बहुत उत्साहित थे, लेकिन फिर एक और झटका लगा। उसकी मशीन में प्रोसेस किए गए खाद्य पदार्थ में पेस्टिसाइड रेजिड्यू यानी कीटनाशक अवशेष निर्धारित सीमा से ज्यादा पाए गए। यूरोपियन लैब ने उसकी खेप को रिजेक्ट कर दिया। सारा माल वापस आ गया और 30 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगा। यह सिर्फ वित्तीय नुकसान नहीं था, यह उसकी प्रतिष्ठा पर एक बड़ा धब्बा था। ट्विटर पे लोगों ने उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया। इंडियन गार्बेज, भारत की क्वालिटी ऐसी ही होती है। उसे लगा जैसे उसने सिर्फ अपनी कंपनी का नहीं, पूरे देश का नाम खराब कर दिया है। रात के 3 बजे थे और वो फिर से अपनी साइकिल पर था। 15 किलोमीटर तक पैडल मारता रहा, बस अपना दिमाग साफ करने के लिए। उस रात उसने महसूस किया, क्वालिटी इज नॉट ए डिपार्टमेंट, इट्स ए रिलीजन। गुणवत्ता सिर्फ एक विभाग का काम नहीं है, ये एक आस्था है, एक संस्कृति है जिसे हर स्तर पर अपनाना पड़ता है। उसने तुरंत एक्शन लिया। उसने एक फूड टेक पीएचडी होल्डर को अपनी टीम में शामिल किया और अपनी मशीन के कॉन्ट्रैक्ट सरफेस को पूरी तरह से रीडिजाइन किया। उसने सुनिश्चित किया कि हर छोटा से छोटा पार्ट, हर छोटी से छोटी प्रक्रिया यूरोपीय मानकों से भी ज्यादा कठोर हो। अगले ऑडिट में उसकी मशीन ने यूरोपीय मानकों को 12% से भी ज्यादा मार्जिन से पार कर लिया। वही क्लाइंट जिसने पहले उसे रिजेक्ट किया था, उसने अपना ऑर्डर 3 गुना बढ़ा दिया।
ये उसकी 7वीं गिरावट थी, जिसने उसे सिखाया कि बदनामी को भी आप अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं अगर आप गुणवत्ता को अपनी आस्था बना लें। यशवंत की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, बिजनेस फल फूल रहा था, लेकिन पर्सनल लाइफ में एक बड़ा तूफान आ गया। उसका 8 साल पुराना रिश्ता, जो उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था, टूट गया। उसकी मंगेतर ने एंगेजमेंट रिंग कुरियर से वापस भेज दी। वजह, उसने एक छोटा सा नोट भेजा था, "You love your machines more than me." ये शब्द उसके दिल में गहरे उतर गए। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने सपनों को बनाने में लगा दी थी और अब उसे लग रहा था कि उसने इस प्रक्रिया में कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो दिया है। वो अपनी फैक्ट्री में स्टील के पाइपों के बीच बैठा खामोशी से रोया। उसे लगा कि इतनी सफलता, इतना पैसा, ये सब किस काम का जब अंदर ही अंदर इतना खालीपन है। उसने सोचा, सक्सेस कितनी भी हो, अगर अंदर खालीपन हो तो सब प्लास्टिक लगता है। उसे लगा कि वो खुद को खो चुका है। थेरेपी महंगी थी और उसके पास इतना समय भी नहीं था, तो उसने एक नया रास्ता खोजा। उसने जर्नलिंग शुरू की, हिंदी कविताओं के रूप में अपने सारे विचार और भावनाएं लिखने लगा। ये उसके लिए एक तरह की थेरेपी बन गई। उसने गुमनाम रूप से अपनी कुछ कविताएं YouTube पर पोस्ट की और अप्रत्याशित रूप से उन्हें 1 मिलियन व्यूज मिले। लोगों ने उसकी कविताओं में अपना दर्द और अपनी भावनाएं देखी। इस अनुभव से उसे एक नई सीख मिली, एक्सप्रेशन इज ऑल्सो इंजीनियरिंग। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना भी एक कला है, एक इंजीनियरिंग है। उसका दिमाग साफ हो गया, उसका फोकस फिर से तेज हो गया। उसने समझा कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है और भावनाओं को दबाने के बजाय व्यक्त करना कितना महत्वपूर्ण है। ये उसकी 8वीं गिरावट थी, जिसने उसे सिखाया कि खुद को जानने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से आप अपनी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। साल 2023, एक और विनाशकारी घटना। शॉर्ट सर्किट से उसकी फैक्ट्री में आग लग गई। 40 मिनट के भीतर उसकी पूरी असेंबली लाइन राख में बदल गई। 6 करोड़ की मशीनें 1 घंटे के भीतर जीरो हो गईं। ये उसके लिए एक और बड़ा झटका था, एक ऐसी चुनौती जिसे देखकर कोई भी हिम्मत हार जाता। इंश्योरेंस पॉलिसी में एक बारीक प्रिंट वाला क्लॉज था, एक्ट ऑफ गॉड, यानी दैवीय आपदा। उसका क्लेम फंस गया। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है। उसके कर्मचारी, जो उसके साथ हर मुश्किल में खड़े थे, अब हाथ जोड़े उसके सामने खड़े थे। उनकी आंखों में डर और अनिश्चितता थी। लेकिन यशवंत को अपनी पहली साइकिल गिरने की याद आई। टूटी हुई थी, लेकिन ठीक की जा सकती थी। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तय किया कि वो 72 घंटे के भीतर अपनी प्रोडक्शन लाइन को फिर से शुरू करेगा। उसने तुरंत एक्शन लिया। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की निष्क्रिय पड़ी लाइन को रात के शिफ्ट में किराए पर लिया। ये एक साहसिक कदम था, लेकिन उसने अपनी कंपनी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने ट्विटर पर एक थ्रेड पोस्ट किया, अपनी कहानी बताई और क्राउड फंडिंग के जरिए 5 लाख रुपए जुटाए। लोगों ने उसके संघर्ष और उसकी लगन को सराहा। इंश्योरेंस कंपनी से उसने लगातार फॉलो अप किया और 21 दिनों के भीतर उसका पूरा क्लेम पास हो गया। उसकी प्रोडक्शन क्षमता 110% पर वापस आ गई। मीडिया ने उसे फीनिक्स विद अ वेल्डिंग टॉर्च कहकर संबोधित किया। ये उसकी 9वीं गिरावट थी, जिसने उसे सिखाया कि सबसे बड़े विनाश में भी आप राख से उठकर और भी मजबूत बन सकते हैं, अगर आप हार न माने। कंपनी अब एक नए मुकाम पर थी। वैल्यूएशन 100 करोड़ से बढ़कर अब रेवेन्यू 150 करोड़ हो गया था। इन्वेस्टमेंट बैंकर ने उसे सलाह दी, यशवंत, अब पब्लिक जाने का समय आ गया है, आईपीओ ले आते हैं। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा सपना था, एक आम आदमी का सपना। उसने DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया, लेकिन सेबी ने आपत्ति उठा दी कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अनक्लियर हैं, यानी कंपनी के अंदर कुछ लेन देन स्पष्ट नहीं थे। उसके पास सिर्फ 9 दिन थे इन आपत्तियों को स्पष्ट करने के लिए, वरना उसे आईपीओ प्लान वापस लेना पड़ता। ये एक और बड़ी चुनौती थी। वो हर रात सिर्फ 3 घंटे सोता और दिमागी संतुलन बनाए रखने के लिए हर रोज 5 किलोमीटर साइकिल चलाता। डे 8 पर उसने 328 पन्नों का एक विस्तृत अटेंडम सबमिट किया, जिसमें हर आपत्ति का विस्तार से जवाब दिया गया था। सेबी ने उसे क्लियर कर दिया, प्रोसीड। उसका आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ, 32 गुना ज्यादा। लिस्टिंग के दिन उसके शेयर 68% ऊपर खुले। उसकी नेटवर्थ 125 करोड़ रुपए हो गए।
लेकिन वो अभी भी अपनी उसी टूटी हुई साइकिल से फैक्ट्री जाता था, जो अब उसकी फैक्ट्री के रिसेप्शन में फ्रेम करके रखी हुई थी। ये साइकिल सिर्फ एक वस्तु नहीं थी, ये उसकी यात्रा का प्रतीक थी। उसकी हर गिरावट और हर उठान की कहानी थी। ये उसकी 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण गिरावट थी, जिसने उसे सिखाया कि सफलता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए और हर चुनौती को एक अवसर में बदलना चाहिए। तो दोस्त, ये गिनती 27 गिरावटों की नहीं, ये गिनती 27 बार नहीं बल्कि अनगिनत बार उठने की है। हर बार पहले से ज्यादा मजबूती से खड़े होने की है। आपकी गिरावट क्या है? आपकी जिंदगी में वो कौन सा पल है जब आपको लगा कि सब खत्म हो गया? कमेंट में लिखिए, क्योंकि कोई अजनबी आपकी स्ट्रगल पढ़कर मैं अकेला नहीं हूं कहेगा। आपकी कहानी किसी और के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर हफ्ते हम एक ऐसी ही रियल स्टोरी लेकर आते हैं जो आपको गिराकर नहीं बल्कि आपको उठाकर आगे बढ़ाएगी। शेयर कीजिए इस वीडियो को उस दोस्त को जो हमेशा कहता है मेरा तो लक ही खराब है। उसे बताइए कि लक बदलता है जब आप गिरकर अपने जीवन के पैडल की अलाइनमेंट ठीक करते हैं। याद रखिए, साइकिल की चेन टूटेगी, हाँ, बार बार टूटेगी, लेकिन आपका आत्मविश्वास नहीं टूटना चाहिए। उसे मजबूत बनाए रखिए। बैंक बैलेंस माइनस हो सकता है, आपके पास कुछ भी न बचे, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति, आपकी जीतने की चाहत कभी माइनस नहीं होनी चाहिए। दुनिया कहेगी तुमसे नहीं होगा, वे आपको हतोत्साहित करेंगे, लेकिन आपको उठकर मुस्कुराकर कहना है, देख लेना, मैं करके दिखाऊंगा। गिरना कोई हार नहीं है। हार तब है जब इंसान उठना छोड़ दे, जब वो कोशिश करना ही बंद कर दे, जब वो अपने आप पर से विश्वास खो दे। जिसने गिरकर उठना सीख लिया, जिसने हर चोट को अपनी ताकत बनाया, उसने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, उसने इतिहास रच दिया। उसने अपनी कहानी से लाखों लोगों को प्रेरणा दी। अब आपकी बारी है। इतिहास लिखिए, या कम से कम अपनी साइकिल का पैडल मारना शुरू कीजिए। अपनी गति बनाए रखिए। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए खुद पे ट्रस्ट रखिए और याद रखिए, बैलेंस इज इन मोशन, क्योंकि जीवन की हर गति में ही संतुलन है।